मुंह मोड़ लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हर समय हमें सीखते रहना चाहिए और जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे हमें भी बदलना चाहिए। मैं एक गांव में गया तो बालिका हमारी स्टूडेंट थी और जब मैं उसके ससुराल में गया तो एक गिलास भर के पानी का मेरे पास लाई और मैंने जब उस बालिका से पानी जब पिया तो मैं दंग रह गया। हुआ ये कि उस गिलास के पेंदे में रखोड़ी जमी हुई थी, जिसे राख से हम साफ करते हैं, वो राख जमी हुई थी। मैंने उस बालिका से कहा कि ये क्या हो रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी क्या हो रहा है, कि सर इसमें मेरा कसूर नहीं है, या इतनी ज़्यादा बाधाएं बंधन हैं कि घूंघट को ऊंचा भी नहीं उठाया जा सकता है। तो ऐसे संस्कार भी किसी काम के नहीं हैं जो आपके विकास को रोकते हैं। आपके गिलास की गंदगी आपकी बहू नहीं देख पाए तो इतने बंधन भी ना लगाइए। मेरा आज का उद्बोधन बालिकाओं को लेकर है। बच्चे शांत हो जाएं। आज हमें 77 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी मेरे देश की आज़ादी अधूरी आज़ादी है। हम पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए, हम आज भी गुलाम हैं। और आधी आज़ादी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधी जनसंख्या हमारे देश में बालिकाओं की है। उनका आज़ाद होना भी उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों का होना जरूरी है। आज भी बालिकाओं को एक तरह से बंधन का जीवन जीना पड़ता है। वो कौन सी कक्षा तक पढ़ेगी इसका डिसीजन उसके पिताजी करेंगे। कौन सी कक्षा तक पढ़ना है उसकी माता डिसाइड करेंगे। कहाँ उसका रिश्ता होना है उसके घर वाले तय करेंगे। और जब उसका विवाह होकर चला जाता है तो उसे किस पड़ोसी से बात करनी है, कैसे रहना है, ये उसके सास ससुर तय करेंगे, ससुराल वाले तय करेंगे। उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, उसकी इच्छाओं को कोई नहीं पूछ रहा है, न तो पीएन में पूछ रहे हैं और न ससुराल में पूछ रहे हैं। आप ऐसे देश में कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं। वो बालिकाएं आज भी उसी मानसिकता में जी रही हैं कि हर चीज़ पर दूसरे उसको तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। बालिकाओं के लिए लोग कहते हैं दो घर हैं, दो घर होते हैं, एक पियर का घर होता है, एक ससुराल का घर होता है। लेकिन मैं कहता हूँ बालिकाओं के 3 घर होने चाहिए। बालिकाओं के 3 घर होने चाहिए। अब थोड़ा शांति से सुनेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर से आपको निकल जाएगा। बालिकाओं के 3 घर होने चाहिए। अब लड़कियां बताएगी पहला घर कौन सा होता है, लड़कियों का बताइए पहला घर कौन सा होता है, जहां उसका जन्म होता है, वो पियर उसका पहला घर होता है। और दूसरा घर कौन सा होता है, नहीं, दूसरा घर उसका विवाह होता है, वो होता है। तो सारा कुछ डिसीजन उस परिवार के द्वारा लिया जाता है। लेकिन तीसरा घर भी बनाइए, वो है शिक्षा। दुर्भाग्य से कई बार बालिकाओं के साथ ऐसी घटना हो जाती हैं कि विवाह के बाद उन्हें अकेले जीवन जीना पड़ता है। किसी दुर्घटना में पति नहीं रहे या किसी कारण से उनका तलाक हो गया तो उस बालिका की व्यवस्था को देखेंगे आप, उसकी दशा इतनी दयनीय हो जाती है। न तो उसको पियर वाले अपनाने को तैयार होते हैं और न ससुराल वाले अपनाने को तैयार होते हैं। ससुराल वाले इसलिए नहीं अपनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी संपत्ति में वो हिस्सेदार हो जाएगी, और पियर वाले इसलिए नहीं अपनाते हैं क्योंकि माता पिता तो अपनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका जो भाई और उसकी भौजाई जो है वो उन्हें नहीं चाहती हैं कि वो वहाँ पर रहकर उस परिवार में हिस्सेदार बने। ऐसी परिस्थिति में लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित वह है शिक्षा। यदि उसने शिक्षा प्राप्त की है तो अच्छा व्यवसाय कर सकती हैं, अच्छी नौकरी कर सकती हैं और अपना जीवन अपने दम पर जी सकती हैं, आत्मनिर्भर होकर जी सकती हैं। न तो उसे ससुराल वालों की इच्छा पर डिपेंड रहना पड़ेगा और न पियर वालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो सभी बालिकाओं से मेरा कहने का तात्पर्य है शिक्षा को अंतिम समय तक प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। केवल आप 10वीं तक पढ़ कर के छोड़ देते हैं, 12वीं के बाद छोड़ देते हैं। फिर हम देख रहे हैं, मुझे भी पंचायत में पढ़ाते हुए 20 साल हो गए।
और उन बालिकाओं का नाम तक कोई नहीं आता है जिन्होंने पूरी एजुकेशन प्राप्त की हो और कोई सरकारी सेवा में पहुंची हो या कोई अपने व्यवसाय भी कर रही हो। तो आज जो है दौर है वो शिक्षा का दौर है, और शिक्षा ही एक वो हथियार है जिससे आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे आप पिएंगे तो दहाड़ेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति एक पशु के समान है, जिसे जिधर भगाया जाए उधर वो चला जाता है। लेकिन बुद्धिमान होना और पढ़े लिखे होने में थोड़ा सा अंतर है। तर्क करना सीखिए, अपनी बातों को मनवाना सीखिए। ऐसा नहीं कि कोई परंपरा चली आ रही है उसे आप ढोते चले जा रहे हैं, किस लिए कि हमारे दादा जैसे करते थे, पिताजी ऐसे करते थे। नहीं, आप बुद्धिमान हैं। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही अंतर है कि बड़ा व्यक्ति हर चीज़ को तर्क करता है, वितर्क करता है, और जो अच्छा होता है उसे अपनाने का प्रयास करता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ बताऊंगा कि एक समय की बात थी। एक नई लड़की जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, गांव में उसका विवाह होता है, और गांव में जब जाती है ससुराल में तो उसके घर के आंगन में जब खाना लगाने का नियम होता है तो सब लोग बैठ जाते हैं पंगत लगा करके, और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में एक बड़ा डंडा दे दिया जाता है। उस डंडे को वो बजाता रहता है और सब लोग खाना खाते रहते हैं। ये परंपरा वर्षों से चल रही थी। उस बालिका ने ये प्रश्न किया अपने सास से कि वे मुझे बताओ कि ये लोग शांति से बैठ के खाना नहीं खा सकते क्या, ये डंडा क्यों बजाते हैं? उसने कहा मुझे क्या पता, मेरी सास ऐसे ही करवाती थी। मेरी सास जब मैं बहू बन के आई तो वो भी ऐसे ही करवाती थी, तो मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, ये डंडा बजाते रहो। किसी भी समझदार जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने कहा कि तेरे ससुराल वाले सब मूर्ख हैं कि इनके परिवार में कभी कोई अंधा व्यक्ति रहता था जो सब लोग तो खेत पे जाते थे और वो अंधे व्यक्ति को चौक में जब खाना रखती थी बहुएं तो डंडा देती थी कि उसको बजा दे जिससे कुत्ता उनके पास नहीं आए। उसका लॉजिक ये था कि कोई कुत्ता उसकी रोटी को न ले जाए, इसलिए उसको डंडा हाथ में दिया जाता था। लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे रूढ़िवादी बन जाती है और बुद्धिमान लोग उसमें अपना तर्क नहीं लगाते हैं। तो ऐसी परंपराओं को हमें बदलना चाहिए और बालिकाओं को शिक्षा का पूरा अवसर देना चाहिए, तभी हमारी आज़ादी पूरी आज़ादी कहलाएगी और संपूर्ण आज़ादी होगी। जिन महापुरुषों ने देश में कुर्बानियाँ दी, किसी एक व्यक्ति ने देश को आज़ाद नहीं कराया, इस देश के तमाम जाति के, तमाम धर्मों के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब हम आज़ाद हुए हैं। तो आज़ादी का सही जश्न मनाने का तरीका है आप पढ़ें और पढ़ें।